गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 का फिजिक्स की जो सेकंड चैप्टर है फोर्स लॉज एंड मोशन वो हम स्टार्ट कर चुके थे। उसके इनर्शिया टॉपिक तक हम कवर कर चुके थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कवर कर चुके थे। इनर्शिया से रिलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन आती है वो भी हम देख चुके थे। नेक्स्ट अब जो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार इनर्शिया टॉपिक तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है हमारा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट एक्चुअली क्या है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? देखिए, बच्चे इसको रटते रहते हैं और बहुत ज़्यादा रटते हैं कि मोमेंटम ये होता है। अब बहुत जनरली आपको समझना है। देखिए, तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बस इतना सा है मोमेंटम। देखिए, अब इसको मैं जनरल लैंग्वेज में आपको याद करने के तरीके से दिखाता हूँ। आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है। आपने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स या कहीं पढ़ा होगा तो आप देखा होगा आपने ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ये मास जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, ये बॉल 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है। अभी स्केलर क्वांटिटी है तो आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं या फिर आप स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन गिवन होगी तो हम इसको परफेक्टली वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन वेलोसिटी बोल देते हैं अभी हम, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, दोनों सेम होती है अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो। लेकिन अगर डायरेक्शन गिवन हो गई तो स्पीड नहीं होगी, वो वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है तो फिर वो क्या होगा? आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अभी हम इसको वेलोसिटी मान लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। तो आपकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या है? वेलोसिटी है इस बॉल की। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये वेलोसिटी दी है आपको क्या? 2 मीटर पर सेकंड बॉल की। इसके अलावा कोई डेटा हमें गिवन नहीं है। अब जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि इस बॉल का जो वेट है वो है 100 kg। कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दूसरा कलर चूज करता हूँ। कितना है इस बॉल का वेट? 100 kg। अभी पहले मैंने क्या बोला कि बॉल की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस वेलोसिटी के अंदर मैंने कहीं भी इस बॉल का वेट कहीं इंक्लूड किया? नहीं किया है। हमने फर्स्ट जो चैप्टर था फिजिक्स का वो आपने पूरा पढ़ा है। आपने कहीं भी वहाँ पर वेट को या मास को इंक्लूड किया है क्या? नहीं किया। हमने कहीं भी वेट या मास इंक्लूड नहीं किया। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन में हमने मास यूज़ नहीं किया, वेलोसिटी में भी यूज़ नहीं किया, और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में हमने मास यूज़ नहीं किया। एक्सेलरेशन का ग्रेविटेशनल वाला कॉन्सेप्ट देखा था, हमने कहीं भी मास यूज़ नहीं किया। अब बेसिकली क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? आपको मास को इंक्लूड करना बताता है, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं इसमें केवल वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा तो ये जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपका चल जाएगा जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, मोशन, ठीक है। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है मोशन, अगर मैं केवल वेलोसिटी के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब वेलोसिटी से रिलेटेड मैं कुछ भी स्टडी करूँ, इसमें डायरेक्शन स्टडी करूँ, एक्सेलरेशन स्टडी करूँ, कुछ भी स्टडी करूँ, तो वो कौन सा होगा? आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन। बट अगर मैं इसमें वेलोसिटी के साथ साथ बोलूँ कि मैं मास को भी स्टडी करना चाहता हूँ, तभी आपका चैप्टर आ जाएगा सेकंड, जिसको हम बोलते हैं फोर्स एंड मतलब फोर्स हो गया और लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और जब हम इसमें मास को इंक्लूड करते हैं इसके वेलोसिटी के साथ, तब उसको बोलते हैं हम मोमेंटम। तो एक नई क्वांटिटी आ गई आपके पास, मोमेंटम। तो देखिए, जब आप इस बॉल की वेलोसिटी बताएंगे तो क्या होगा? ये 2 मीटर पर सेकंड। बट मैं बोलूँ कि आपको वेलोसिटी के साथ इस बॉल की या कोई भी ऑब्जेक्ट की आपको उसका मास भी इंक्लूड करना है, तब वो मास इंक्लूड करने के साथ जो वेलोसिटी मिलेगी आपको, उसको नया चीज बोलते हैं मोमेंटम। कहने का मतलब ये बोल दीजिए, मास प्लस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। क्या बोलेंगे? मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट नहीं, मोमेंटम। तो मास प्लस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। अच्छा, वेट नहीं होगा, मास होगा। वेट नहीं होगा, मास होगा, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वेट और मास का। मैं एक बार यहीं क्लियर कर देता हूँ। वैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में भी आएगा ये पूरा, और इसमें भी आएगा थोड़ा, लेकिन मैं आपको यहीं क्लियर करता हूँ। देखिए, वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है? वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, और मास होता है केवल एम, ठीक है। मास को लिखते हैं हम कैपिटल एम से। तो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, और मास होता है केवल और केवल मास। आप किसी भी वीविंग मशीन पर खड़े हो रहे हैं ना अगर, तो आपके वेट जो आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल आपका वेट आया 60,
तो एक्चुअल में वो आपके अंदर बॉडी का मास नहीं है, उसमें ग्रेविटी भी लगी हुई है, उसमें क्या है, ग्रेविटी भी लगी हुई है। तो आपका मतलब आपका वेट कितना है 60, बट एक्चुअल में अगर हमें आपके बॉडी के अंदर मास कितना है, ठीक है, मास मतलब आपके बॉडी के अंदर कितनी आपके बोन्स वगैरह इन सब का टोटल वेट यानी मास, जो मास बोला जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास जो एक्चुअल होता है वो अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा। अगर ये देखिए आप यहाँ से एम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस जी को डिवाइड कर देंगे, नीचे क्या करेंगे, इस जी को डिवाइड करेंगे तो 60 अगर अप्रॉक्सीमेट मैं जी मानता हूँ 10 है, ठीक है, जी अप्रॉक्सीमेट मैं कितना मानता हूँ 10 है, ठीक है। तो मास कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिवाइड बाई 10 मतलब 6, मतलब कितना आएगा 6। हालांकि इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर में और क्लियरली पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है, क्या होता है, जस्ट एग्जांपल आइडिया दे दिया मैंने आपको यहाँ पर। तो इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जब मास और वेलोसिटी के आप कंबाइंड इफेक्ट को पढ़ते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मैथमेटिकली मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो कहने का मतलब मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर मैं मोमेंटम बोल रहा हूँ तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी एम वी, क्या बोलेंगे इसको, एम वी, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए आप ऐसे लिखिए, देखिए कैपिटल एम मतलब मोमेंटम और इसको लिखेंगे स्मॉल एम मतलब मास और वी मतलब वेलोसिटी। तो मोमेंटम ये हुआ आपका मोमेंटम। मैंने आपको बताया कि अगर केवल वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया जो हमने पढ़ा है मोशन, और अगर आपने इसमें मास को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको एक नया टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मोमेंटम को एक्चुअल में हम पी से शो करते हैं, यहाँ मैंने अभी आपको कैपिटल एम से बताया ना, एम वी इस तरह से, तो आप ये ध्यान रखिए एम की जगह इसको आप पी से शो करते हैं, किससे, पी से। मोमेंटम को किससे शो करते हैं, पी से। जैसे वेलोसिटी को वी से करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को यू से करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से करते हैं, वैसे मोमेंटम को हम करते हैं पी से शो। ये नोटिफिकेशन है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, इट इज़ द एम मास हो जाएगा आपका, वी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी, तो पी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट आपको पता है कितनी होती है, केजी, और वेलोसिटी की आपको पता है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट तो ये हो गया आपकी केजी मीटर पर सेकेंड, क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा भी जो यूनिट्स हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, क्या है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए क्यों, मास को देखिए, मास तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है ही नहीं। स्केलर क्वांटिटी से देखा जाए मास को थोड़ी होता है, मास थोड़ी होता है कि आप अपनी बॉडी में क्या बोलेंगे कि हाँ भाई मेरा 10 किलो मास तो मेरे राइट शोल्डर में है और मेरा 25 किलो मास मेरे लेफ्ट शोल्डर में है और 10 किलो वेट मेरा लेग्स में है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 5 किलो वेट मेरा हेड में जो अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे नहीं बोलते हम, पूरी बॉडी का मास बोलते हैं, ठीक है। तो मास के लिए कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि वेलोसिटी के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन की। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मोमेंटम होगा इसके लिए भी क्या होगा, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर इस तरह से एरो लगाते हैं, आपको नहीं लगाने हैं क्योंकि आपके अभी सिलेबस में नहीं है ये, आपके 11th क्लास में जब आएंगे, जब आपके सिलेबस में आएगा, बस आपको आइडिया, आपको पता होनी चीज़ें। अगर 11th में आप जाएँ सडनली और फिर आपका कोई वहाँ पर 11th में टीचर बताएगा तो वो आप बोलेंगे यार ये वेक्टर क्वांटिटी हमने 9th में पढ़ा था, उस टाइम तो सर ने पढ़ाया नहीं हमें, क्योंकि सर को आता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सोचते हैं, तो इसलिए बता दिया आपको कि वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह एरो से शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्सीलरेशन है ना ऐसे, तो इसके ऊपर इस तरह से शो करते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी आपको नहीं शो करना है, एरो नहीं लगाना है आपको, तो केवल बिना एरो के ही लिखनी है चीज़ें। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, एम वी, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके रिगार्डिंग मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान रखना है, मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट मैंने बता दी केजी मीटर पर सेकंड। अगर आपको सीजीएस और एमकेएस यूनिट देखनी है तो वो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं डाइन इंटू सेकंड। क्या बोलते हैं, डाइन इंटू सेकंड। डाइन का मतलब होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर, और दूसरी यूनिट आ गई केजी मीटर पर सेकंड, ये मैंने आपको बताई थी, एमकेएस ऐसा ही, ठीक है। एमकेएस में बोल सकते हैं आप इसको, तो क्या होगी, न्यूटन इंटू सेकंड। केजी इंटू एम क्या बोल दिया, न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकंड, ठीक है। ये तो रटने की चीज़ें, देखिए यूनिट्स में कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको जो जनरल निकालना सिखाई है वो निकाल दी। मास की क्या होती है केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से जनरल आप निकाल सकते हैं। बाकी कन्वर्जन तो आपको करना ही है। अब देखिए केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर याद कर सकते हैं कि डाइन को बोलते हैं ग्राम इंटू सेकंड। तो आप कुछ भी, आपसे केजी मीटर पर सेकंड बोल देगा और आपको बोलेगा डाइन इंटू सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए डाइन क्या होता है, डाइन होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से न्यूटन क्या होता है, केजी इंटू मीटर। तो इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं यूनिट्स के, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। तो मोमेंटम होप क्लियर हुआ, मैंने बताया आपको मोमेंटम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमें क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना है। तो देखिए अब बात करते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या आ रहा है, मोमेंटम, इसलिए हमने पहले मोमेंटम पढ़ा है, ठीक है।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड बताइए आपको क्यों बोला है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो मूव ही नहीं करेगा। 10 यहाँ से अप्लाई हो रहा है, 10 यहाँ से अप्लाई हो रहा है, सोच के देखिए ना, अगर कोई पर्सन 10 फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा है, कोई पर्सन यहाँ से 10 फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो गए? बैलेंस हो गए, कट जाएंगे। अगर जस्ट एन एग्जांपल रिवर्स अप्लाई हो रहे हैं, अगर 10 फोर्स इस तरफ लग रहा है, 10 फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब एक पर्सन 10 फोर्सेस को इस तरफ खींच रहा है, एक पर्सन 10 फोर्स से 10 न्यूटन फोर्स बोल लीजिए, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है, तो उसमें तो क्या कहीं जाएगा ऑब्जेक्ट? नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो क्योंकि क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो इसलिए बैलेंस फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अनबैलेंस होना चाहिए, इसलिए ये अनबैलेंस लिखा है। ठीक है, अनबैलेंस बैलेंस बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? अनबैलेंस। तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। कहने का मतलब है जो आपके मोमेंटम की जो रेट है चेंज की, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेट। तो याद है आपको, मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, जहां भी रेट आ जाए मतलब डिवाइड में क्या है? टाइम। जहां भी ये फॉर्मूला बनाने के तरीके होते हैं, जहां भी रेट आ जाए मतलब डिवाइड में क्या है? टाइम। अब जिसकी रेट है उसको ऊपर लिख दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए रेट क्या आ गया? टाइम। रेट ऑफ, अब क्या है? किसी की रेट है, किसकी रेट है? चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में चेंज कब होगा? जब उसकी 2 वैल्यू होगी, तो वही तो आप चेंज पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन की हाइट पहले 5 फीट थी, अब 7 फीट हो गई, तो इनके बीच में चेंज क्या है? आप क्या बोलेंगे? 2 फीट। कैसे निकाला आपने? जो फाइनल हाइट आई और जो इनिशियल हाइट आई थी, इसमें से आपने इसको माइनस करा, तभी तो आपको पता लगा कि भाई इसकी 2 फीट हाइट में चेंज आया। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब क्या है कि 5 फीट से किसी पर्सन की हाइट कितनी हुई? 7 फीट। तो चेंज कितनी चेंज हुई? तो आप कैसे बताएंगे? आप क्या बोलेंगे कि 2 फीट हाइट में चेंज हुआ है। कैसे हुआ है? कि जो अभी जो फाइनल जो चेंज है, फाइनल जो हाइट है, उसमें से जो पहले हाइट थी, इनिशियल हाइट थी, उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंज मिल जाएगा। तो यहाँ भी क्या बोला आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन याद कीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमने फोर्स लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। अब देखिए रेट आ गई आपके पास P, क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या लिखूंगा कि फाइनल मोमेंटम, अभी बताया आपने हाफ को हाइट के एग्जांपल से, फाइनल मोमेंटम मतलब P से बोलेंगे माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी वही P। ठीक है, इसको P1 P2 भी बोल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम जैसे कि इनिशियल को बोलता हूँ P1 और फाइनल को बोलता हूँ P2। ठीक है, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला। किसका आया है? आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस फॉर्मूले को हम और इजी बनाने के लिए क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। तो होप ये पहले क्लियर हुआ हो। अब देखिए, अब हम चलते हैं जो मैथमेटिकली हमको एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो देखिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही हमारा सेकंड फोर्थ लॉ ऑफ स्टेटमेंट यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या है अज्यूम किया, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। कोई बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, अब थोड़ी देर तक ये मूव कर रही थी, ये यहाँ तक पहुंची। अब आपने क्या कर दिया? इसके ऊपर P फोर्स अप्लाई कर दिया F। आपने क्या कर दिया? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया F फोर्स अप्लाई कर दिया। तो F फोर्स अप्लाई करते ही अब ये क्या हुआ? V वेलोसिटी से मूव करने लग गई। किससे मूव करने लग गई? V वेलोसिटी से। ठीक है, तो देखिए ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, ये मूव कर रही थी फर्स्ट। उसके बाद क्या करा आपने? जैसे F फोर्स अप्लाई करा, देख रहे हैं यहाँ पर F फोर्स मैंने अप्लाई किया। तो F फोर्स अप्लाई होने के बाद ये किससे मूव कर रहा है? V वेलोसिटी से। ठीक है, किससे मूव कर रहा है? V वेलोसिटी से। तो देखिए अब ये V वेलोसिटी से मूव करने लग गया। तो अब ये तो वेलोसिटी है, अब हमको क्या निकालना है? मोमेंटम। मोमेंटम मैंने आपको बताया क्या होगा? P क्या होता है? m इंटू वेलोसिटी। तो अगर मैं इनिशियल की बात करूं, तो देखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट था ना, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? u। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो गया? P1 बोल दिया हमने। तो P1 कितना हो जाएगा? इसका मास इंटू u। अब सिमिलरली यहाँ सेकंड केस के अंदर हमारे क्या हो गई? फाइनल मोमेंटम। क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। ये कितना हो जाएगा? m इंटू वी। क्या हो जाएगा? m इंटू वी। तो देखिए अब चेंज कैसे निकालेंगे हम? P2 में से क्या करेंगे? P1 को माइनस करेंगे, तभी तो चेंज आएगा। अभी आपको बताया 5 फीट हाइट, 7 फीट हाइट, चेंज कितना हुआ? 7 माइनस 5, और उसकी रेट क्या हो जाएगी? डिवाइड में टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो देखिए पहले फर्स्ट मोमेंटम समझ में आया,
सेकंड मोमेंटम हमने निकाल लिया, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। देखिए फिजिक्स बहुत 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 कॉन्सेप्चुअल है आपके 9th क्लास के अंदर, कॉन्सेप्ट को समझिए एक एक एक। देखिए तो इनिशियल मोमेंटम मैंने बता दिया mu हो गया और फाइनल मोमेंटम mv हो गया। चेंज कैसे निकालेंगे, mv माइनस mu, अभी बताया आपको 7 माइनस 5, तो देखिए 7 फिर से 5, तो यहाँ भी होगा। अब रेट निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है चेंज इन मोमेंटम आ गया, अब नीचे क्या है रेट ऑफ चेंज, तो रेट मैंने बताया आपको टाइम से डिवाइड करेंगे, तो देखिए रेट आ गया टाइम से डिवाइड। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है हमारे, जो चेंज इन मोमेंटम है आपके पास, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ना कि चेंज इन मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ के। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, एम वी माइनस यू। अच्छा अब ये कैसे आया, ये देखिए दोनों में एम कॉमन ले लीजिए आप, देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या था, एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी, दोनों में से एम कॉमन आ जाएगा तो कितना देगा, एम कॉमन आ गया और वी माइनस यू हो जाएगा डिवाइड में टी है ही आपके पास, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला आ गया आपके पास एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब देखिए आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी थी, वी माइनस यू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा था आपको याद होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर मैं यहाँ से a की डेफिनेशन निकालूँ, a निकालो, देखिए a कितना हो जाएगा, v माइनस यू, देखिए आप यहाँ से a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, u उधर चल जाएगा तो v माइनस यू, और a से इधर चल जाएगा तो कितना देगा डिवाइड में t। तो ये a का फॉर्मूला है, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा भी था, निकाला भी था, यूज भी किया था। तो a इक्वल्स टू इस इक्वेशन से कैसे आ जाएगा, इस इक्वेशन से देखिए u को उधर लेके जाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, और इस a से t का डिवाइड कर देंगे उधर तो ये t डिवाइड में चल जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, a बराबर कितना आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए आप, जस्ट अ मिनट, ये आ गया ए आपका, ये आ गया, तो देखिए यहाँ पर मैंने एम कॉमन ले लिया था, यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अच्छा अब ये v माइनस यू डिवाइड बाई टी को मैं क्या a लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ फॉर्मूले से, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, एम ए, क्योंकि v माइनस यू डिवाइड बाई टी को मैंने क्या लिख दिया, a, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, a। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब मैं हटाता हूँ, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब मैं हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट यूज करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ k, क्या यूज करता हूँ, एक कांस्टेंट यूज करता हूँ जिसको बोलता हूँ k। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ए, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी ना, इंक्रीज करेगी, तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो ये क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है इसका जस्ट रिवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है इसका जस्ट रिवर्स, कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक क्वांटिटी क्या होगी, कम, ठीक है। तो देखिए तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आपका m v माइनस यू डिवाइड बाई टी, a आपने रख दिया, तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k m a। तो हेयर k इज क्या है, अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं देता हूँ, यहाँ पर k के बारे में बोला है, हेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखिए इफ अगर मैं बात करता हूँ कि जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो क्या है, 1 न्यूटन, बॉडी ऑफ मास क्या है 1 kg, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो है वो क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर आप सबको बंद रखेंगे तो देखिए f इक्वल्स टू के एम ए, एफ क्या है 1 न्यूटन, के ऐसा का ऐसा, एम क्या है मास आपका 1 kg, एक्सेलरेशन क्या है आपका 1, तो इस के की वैल्यू कितनी आएगी, इस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और जब इस के की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि के की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास एम ए, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसका आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला जाता है इसे, तो एफ इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास एम ए, ठीक है। तो आगे देखिए नेक्स्ट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब यह है किसी भी बॉडी के अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, यही आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहाँ से हमने फोर्स की एक डेफिनेशन निकाली है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उससे आपने एक फोर्स की डेफिनेशन निकाली है, क्या कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ठीक है। किस किस का प्रोडक्ट होगा, मास का, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो देखिए एफ इक्वल्स टू एम ए, तो देखिए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, एम तो क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको भी समझाया है वहाँ पर भी, पीछे भी। अब यहाँ पर वी की जगह क्या आ गया, ए आ गया, तो वहाँ पर मोमेंटम में पी की डायरेक्शन कौन दे रहा था, ये वी दे रहा था,
तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा, ये ए देगा। फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा, ये आपको ए देगा। एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही आपकी क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन। अच्छा देखिए, इसको पता लगाने का तरीका क्यों हम ऐसा करते हैं। देखिए जस्ट एन एग्जांपल, आपने कोई एक इंडिविजुअली कहीं पर एक बॉल रख दी, अब वो बॉल अपने आप मूव कर रही है, तो आपने तो फोर्स लगाया नहीं, तो फोर्स लगा कहाँ से, आप कैसे देखेंगे। अगर वो बॉल यूँ मूव कर रही है तो आपको क्या पता लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसका, इस डायरेक्शन में क्या है उसका एक्सेलरेशन है। तो कहने का मतलब फोर्स कैसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा ऊपर से। अगर उसका डायरेक्शन, अगर उस बॉडी की मूविंग डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो आपको दिख रहा होगा कि वो इस तरफ मूव हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, इस तरफ है। उसका मतलब फोर्स कहाँ लगा होगा, यूँ लगा होगा। तो इसलिए एक्सेलरेशन को देखते हैं। अगर आपको फोर्स नहीं पता है तो आप एक्सेलरेशन को देख के फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको फोर्स पता है तो फोर्स को पता है तो उससे आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दोनों में रिवर्सली क्या है, पॉसिबल है। तो होप न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया हो किस तरह से है। यूनिट्स देखना चाहें तो आप यूनिट्स देख सकते हैं CGS के अंदर, F=ma। CGS है तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो F=ma, तो मास क्या होगा ग्राम में, एक्सेलरेशन क्या होता है, वैसे होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम CGS में देख रहे हैं तो CGS में मीटर की क्या रखेंगे, सेंटीमीटर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यूनिट, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं हम, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ वन डाइन। वन डाइन की डेफिनेशन निकालने के क्या करेंगे आप, यहाँ पर सब वैल्यूज को 1 पुट कर दीजिए। सब वैल्यूज को क्या करिए, 1 पुट कीजिए। तो देखिए m मैंने 1 पुट कर दिया, a मैंने 1 पुट कर दिया, तो मेरे को f कितना मिलेगा, 19। f कितना मिलेगा, 19। तो इससे आप डेफिनेशन बोल सकते हैं 19 की क्या, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 1 ग्राम। कहने का मतलब क्या है, 1 डाइन की मैं डेफिनेशन निकाल रहा हूँ, जो 1 डाइन यूनिट है ना उसकी डेफिनेशन निकाल रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक फोर्स आप अप्लाई करते हैं एक बॉडी के ऊपर जिसका मास कितना है 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन कितना वो प्रोड्यूस करिए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करिए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस पर जो फोर्स अप्लाइड हुआ है वो क्या होगा, 1 डाइन। वो फोर्स क्या है अप्लाइड हुआ है वो क्या है, 1 डाइन। देखिए इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए। देखिए F=ma, हमें CGS में देखना है, किस में देखना है, CGS में। तो F की यूनिट किस में क्या होती है, डाइन। क्या होती है, डाइन। ठीक है, तो देखिए डाइन यूनिट है, तो देखिए डाइन CGS में देखना, तो CGS क्या होगा, सेंटीमीटर, सॉरी ये होगा आपका मास किस में होगा, ग्राम में, और एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डाइन आएगा आपका 1 डाइन। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं हम, देखिए आप 1 ग्राम मास के ऑब्जेक्ट में अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1 डाइन। समझ रहे हैं आप। तो when a force is applied on a body on a 1 gram weight which produce 1 centimeter per second square acceleration, then the acting force will be 1 dyne। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 1 डाइन की डेफिनेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो होप ये आपको CGS वाली क्लियर होगा। सिमिलरली ऐसा यूनिट देखेंगे आप, तो ऐसा ही में क्या करेंगे, वेट होगा kg में और एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसको क्या बोल देंगे हम, न्यूटन। क्या बोलेंगे हम इसको, न्यूटन। डायरेक्टली आप न्यूटन बोल सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से सेम 1 न्यूटन की भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, पढ़ के देखिएगा, सिर्फ 1 न्यूटन की समझ में आ जाएगी, जैसे मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाई ना डाइन की, सिमिलरली वैसे ही है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक KGF वाली ध्यान रख सकते हैं। ये जो KGF यूनिट है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। ठीक है, एक बार पढ़ के देखिएगा, ये रिलेशंस दिए हैं आपको, ये डायरेक्टली याद करना है एक्चुअल में। देखिए आपको ये रिलेशंस मैंने आपको खाली एक समझा दिया है ताकि आपको बाकी क्लियर हो जाए इजीली। बाकी आप ये पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो उसको आप अभी मैसेज कीजिए ग्रुप पे या कमेंट कर सकते हैं, तो आप उनको क्लियर कर लेंगे। तो होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट जो है अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।